नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे कौन किस पर भारी, पंचायत चुनाव जारी। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बीजेपी ने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी किसी कीमत में अपने पाले में लाने में जुट गई है। मंगलवार को टिहरी गढ़वाल जिला पंचायत सीट पर ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां निर्दलीय प्रत्याशी ऐश्वर्या सजवाण को अपनी प्रत्याशी सोना सजवाण पर भारी पड़ते देख बीजेपी ने वो गेम खेला कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अपने आखिरी चरण की ओर है। 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष और 84 ब्लॉक प्रमुख चुने जाने हैं। 14 अगस्त को चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने को लेकर हर वो पैंतरा आजमा रही है जिससे कांग्रेस की झोली खाली रह जाए। ऐसा ही एक वाकया मंगलवार को टिहरी जिले में भी देखने को मिला। यहां पर बीजेपी ने अपने हाथों से जीत खिसकती देखी, अपने प्रत्याशी का नाम वापस करवा दिया। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को बीजेपी में शामिल करवा दिया। मंगलवार को पूरे प्रदेश में इस घटना की काफी चर्चाएं हुई। दरअसल टिहरी जिले में जिला पंचायत सदस्य की बीजेपी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहां पर बहुमत के लिए 23 का आंकड़ा चाहिए था। कांग्रेस ने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी ऐश्वर्या सजवाण को समर्थन दिया था। यह मानकर चला जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से पिछले 2 बार से जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण प्रत्याशी रहेंगी। सोना ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भी किया, लेकिन नाम वापसी की आखिरी तारीख से पहले बीजेपी ने पूरा सियासी गेम पलट कर रख दिया। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी सोना सजवाण ने नाम वापस ले लिया और बीजेपी ने कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी ऐश्वर्या सजवाण, जिनके नॉमिनेशन में खुद कांग्रेस के विधायक विक्रम नेगी मौजूद थे, उनको अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। और इस तरह से टिहरी में जहां कांग्रेस मजबूत नजर आ रही थी, बीजेपी ने उसके मुंह से जीत का निवाला छीन लिया। राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के सियासी दांवपेच की काफी चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बीजेपी ने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी अपने पाले में लाने में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया अभी जारी है और लगातार बीजेपी बढ़त की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि सोमवार तक हमारे 4 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध जीत कर आ गए थे, वहीं अब ये संख्या 5 हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रमुख में भी 11 सीटों पर सोमवार तक बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी थी, अब ये संख्या 17 हो चुकी है। इस तरह से बीजेपी ज्यादातर सीटों पर निर्विरोध चुनाव जीत रही है और जहां पर चुनाव की स्थिति आएगी वहां पर भी बीजेपी जीत कर आएगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बीजेपी पर स्पष्ट तौर से आरोप लगाया कि बीजेपी के लिए मात्र एक चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, चाहे इसके लिए नैतिकता के कितने भी निचले स्तर पर उतरना पड़े। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हो रहे हैं, इसमें स्पष्ट तौर पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश ने देखा है कि पंचायत चुनाव के परिणाम में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के बाद तीसरे स्थान पर थी। लेकिन अब जिस तरह से खरीद फरोख्त और दबाव की राजनीति के साथ बीजेपी लगातार अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना रही है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में सत्ता का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि अभी हाल ही में उत्तरकाशी की धराली में इतनी बड़ी आपदा आई थी, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पैदल ग्राउंड जीरो तक गए, लेकिन बीजेपी केवल अपने राजनीतिक मकसद के लिए चोर घटाव और खरीद फरोख्त की राजनीति में लगी हुई थी। उन्हें आपदा पीड़ितों से कोई लेना देना नहीं। इस तरीके से हर जगह आपदा ने तबाही मचाई है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, ज्यादातर मार्ग बंद हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, ऑफिस वाले ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। भाजपा के नेता ऐसे समय में
जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख्त में लगे हैं, तोड़फोड़ में लगे हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं और विपक्ष के लोगों को तो कई जगह नामांकन ही नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि आपदा के कारण जो शासन द्वारा निर्धारित समय उस समय तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस कारण भी नामांकन निरस्त हो रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चालबाजी से अपने लोगों को जिता रही है और कह रही है कि हमारे लोग निर्विरोध चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन सत्ता की और भाजपा की चालबाजियों को जनता भी समझ रही है। जनता का जनादेश इस बार पंचायत चुनाव में स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहा है, इसे कोई भी नहीं नकार सकता। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, इसका सबक जनता उसको सिखाने वाली है। देखिए, ये बयान सिर्फ कांग्रेस पार्टी का हार के कारण वो बौखलाहट में इन बातों को कर रहे हैं, लेकिन मेरा कांग्रेस पार्टी के नेताओं से विनम्र आग्रह रहेगा कि आपदा के इस घड़ी में इस तरह की दुष्प्रचार और राजनीतिक बयानबाजी न करें। अच्छा होता उनके जो प्रदेश अध्यक्ष वहाँ आपदा प्रभावित क्षेत्र में गए, अच्छी बात है, उनको जाने भी चाहिए था। हम भी कहते हैं अच्छा काम किया उन्होंने वहाँ गए, लेकिन अच्छा होता कि वो राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय वहाँ पर जिस तरह से जो चीज़ें उन्होंने देखी उसको वो अपने सुझाव सरकार को देते और उन सुझावों पर सरकार भी अमल करती। लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए वहां पर गए और जिस तरह से उन्होंने अपने फोटो और वीडियो वहां से वायरल करे, वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए ही उसकी प्रतिपूर्ति के लिए उनके द्वारा किया गया है। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद का आरक्षण नियमावली के तहत न किए जाने के मामले में कल उधम सिंह नगर के जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि चुनाव की समस्त प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन उधम सिंह नगर जिले का चुनाव परिणाम घोषित नहीं होगा, जो याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 अगस्त की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार जितेंद्र शर्मा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए हैं वो साल 2011 की जनगणना के आधार पर कराए हैं, जबकि प्रदेश में वर्तमान समय में ओबीसी की सबसे ज्यादा जनसंख्या जिला हरिद्वार प्रथम स्थान पर और उत्तरकाशी दूसरे नंबर पर है। उधम सिंह नगर व देहरादून चौथे स्थान पर है। अगर सरकार शासनादेश के अनुरूप आरक्षण तय करती है तो ये आरक्षण की सीट हरिद्वार व उत्तरकाशी को जाती, लेकिन सरकार ने 13 जिलों का आरक्षण का आंकलन तो किया, लेकिन हरिद्वार में चुनाव नहीं कराए। याचिका में कहा गया कि किस आधार पर सरकार ने आरक्षण का आंकलन कर दिया, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए और फिर नियमों के तहत आरक्षण का रोस्टर जारी किया जाए। क्या कुछ कोर्ट ने आज इसमें एक जितेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति ने एक रिट याचिका आयोजित की थी। उनका कहना था कि उत्तराखंड में जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार सबसे अधिक ओबीसी की जो जनसंख्या है वो हरिद्वार जिले की है, दूसरे नंबर में उत्तरकाशी की है, तीसरे नंबर में उधम सिंह नगर जिले की है। और अगर जो शासनादेश है और जो नियमावली है उसके अनुसार आरक्षण का निर्धारण होता है तो ओबीसी की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसके अनुसार जो सीट है जिला पंचायत अध्यक्ष की वो हरिद्वार जिले को और उत्तरकाशी जिले को जाएगी। जबकि इस आरक्षण में जो अंतिम आरक्षण का निर्धारण हुआ है उधम सिंह नगर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट ओबीसी को दे दी है, जो कि नियम के अनुसार नहीं है। देखिए, निर्विरोध घोषित करने का काम निर्वाचन आयोग का है और जो चुनाव की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जब कोई उम्मीदवार सामने न हो तो निश्चित रूप से निर्विरोध वो निर्वाचित हुए हैं। लेकिन न्यायालय ने किसी बात को अगर कहा है तो उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। हम भी न्यायालय के हर फैसले का सम्मान करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने इससे पहले भी कहा था कि जब पंचायत में ये त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर बाकी लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं और बीजेपी तो एक अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, तो इन्होंने अपने झंडे या अपने सिंबल पर या अपने पक्ष में उनको आधिकारिक तौर पर घोषित कैंडिडेट क्यों नहीं किया। ये उनके दिल में तब से ही खोट था और ये हर बार हर खोट और हर अपराध को दूसरे पर मढ़ती है। ये एक बहुत बड़ी उनकी बात है। दूसरी बात आपको मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो बीजेपी भयंकर भ्रष्टाचारी जुमलेबाजी पार्टी है और वो इसी तरह से जनता को गुमराह करके राज करना चाहती है, जो कि आगे आने वाले टाइम में नहीं होगा। अब वर्तमान में जो आपने जो मेन सवाल जो पूछा है
अगर इन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने उम्मीदवारों को उठाया होता तो जो ये जो भ्रष्टाचार करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। पंचायत चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। विपक्षियों का मानना है जो जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हो रहे हैं उसमें साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश ने देखा है कि पंचायत चुनाव के परिणाम में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय के बाद तीसरे स्थान पर थी। लेकिन अब जिस तरह से खरीद फिरोख्त और दबाव की राजनीति के साथ भाजपा लगातार अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना रही है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में सत्ता का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा भी चुनाव प्रक्रिया और लगातार भाजपा बढ़त की ओर अति उत्साहित है। भाजपा के 4 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध जीतकर आगे बढ़त बनाए हैं। वहीं अब ये संख्या 5 हो चुकी है। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख में भी 11 सीटों पर सोमवार तक भाजपा निर्विरोध जीत चुकी है। अब ये संख्या 17 हो चुकी है। इस तरह से भाजपा ज्यादातर सीटों पर निर्विरोध चुनाव जीत रही है। भाजपा का ये भी दावा है कि और जहां पर भी चुनाव की स्थिति आएगी वहां पर भी बीजेपी जीत कर आएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। सत्यवीर सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ में है। मंजू त्रिपाठी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ में है, पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ यूकेडी की ओर से। रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं, अध्यक्ष यूएसएम की ओर से। और अरुण शर्मा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। आज शुरुआत अरुण जी के ही साथ में करेंगे। अरुण जी, अमूमन बीजेपी चुनावी दांवपेच में बहुत माहिर, या फिर ये कह लें कि अभी वर्तमान में अगर देखें तो शायद सबसे माहिर। अगर ये सारी लूपहोल्स हैं तो अगर बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया तो अभी कांग्रेस पार्टी का ऐसा क्यों कहना है कि संविधान की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? कई जगहों पर हमने देखा है, कई अन्य राज्यों में हमने देखा है, मुख्यमंत्री तक चुने गए इन हथकंडों का इस्तेमाल करके। तो दल एक दूसरे पर आरोप लगाने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि अन्य दलों में भी ये होता है? और क्या वाकई बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर इस बार पंचायत चुनावों में वाकई जीत या अपनी तरफ करने की पूरी तरीके से कोशिश की है? क्या कहना चाहेंगे? अभी टिहरी में जो हुआ उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, चुनाव जब होते हैं तो चुनाव जीतने के लिए होते हैं, और जीतने के लिए कोई भी हथकंडे अपनाना पड़े वो सब अपनाते हैं। केवल देखिए, ये तो पंचायत चुनाव की बात हो रही है। पंचायत चुनाव में तो निश्चित तौर पर देखिए, जो प्रमुख का दावेदार होगा या जिला पंचायत अध्यक्ष का दावेदार होगा, वो अपने जो समर्थक हैं उनको लेके एक किनारे बैठ जाते हैं। अब वो चाहे किसी रिजॉर्ट में ठहराए, होटल में ठहराए या कहीं ठहराए। अब ये भी पता लग रहा है कि कुछ लोग शिमला घूम रहे हैं, वहीं कुछ लोग नेपाल हैं। तो ये देखिए, ये हर जीतने वाला प्रत्याशी अपने अपने दांव खेलता है। अब वो, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दो संगठित पार्टियां हैं। कांग्रेस ने इस देश में लंबे समय तक राज किया, उसके बाद अब पिछले 11 साल से भाजपा का राज केंद्र में चल रहा है और 8 साल उत्तराखंड में राज करते हुए हो गया। तो दोनों ही जगह भाजपा की सरकारें, और निश्चित तौर पर संगठनात्मक रूप से मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत आगे है बाकी पार्टियों से। कुछ अब 17 ब्लॉक प्रमुख जीत गए, 5 जिला पंचायत जीत गए। अब टिहरी का मामला तो बड़ा विकट है। तो उसने नहीं, आपत्ति इस दांवपेच के इस्तेमाल से है या फिर कांग्रेस की किरकिरी हो गई, ये ज्यादा बुरा लग रहा है? नहीं, देखिए, कांग्रेस को झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि जब इशिता ने घोषणा की कि वो चुनाव लड़ेंगी और भाजपा सोना सजवाण को पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी, क्योंकि सोना सजवाण पिछले 2 बार से वहां की जिला पंचायत अध्यक्ष रही है। और एक चीज और मैं बता दूं कि वो जो विधायक है देवप्रयाग के विनोद कंडारी, उनकी बहन है। तो उसको जब कांग्रेस ने इशिता को समर्थन दिया, ये लग रहा था कि इशिता का पल्ला भारी है, तो भाजपा ने पलटी मारते हुए सोना को बैठा दिया और इशिता को समर्थन दे दिया।
तो कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आया। पहले कांग्रेस सोच रही थी कि उसके समर्थन से इसी का वहां जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगी, लेकिन कांग्रेस के हाथ खाली रह गए और यही स्थिति कई जगह बन गई जहां निर्दलीय जीते हैं। और देखिए अब जहां जहां मुकाबला है, जो शेष 7 जिला पंचायत की सीटें हैं उनमें मुकाबला है, जहां नाम वापसी के बाद 2-2 उम्मीदवार या 3-3 उम्मीदवार हैं, तो कुल 19 उम्मीदवार मैदान में है। तो उनमें जो मुकाबला होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस पूरा जोर लगाएगी। लेकिन कांग्रेस इस टाइम संगठनात्मक रूप से कहूं या धन बल की दृष्टि से उतनी मजबूत नहीं है जितनी भाजपा है, क्योंकि इन चुनाव में जो हम लोगों को इधर उधर से खबर आ रही है वो पता लग रहा है कि जो क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवार का जो रेट है वो 10 से 20 लाख के बीच में है और जिला पंचायत में 30 से 50 लाख के बीच में चल रहा है, जो अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है सारी पार्टियां। तो ये देखिए, ये सब कभी रिकॉर्ड में तो आती नहीं है चीजें, ये ऑन द, चाहे वो अगर हम उस टाइम की बात करें जब अरुण जी आप जो बड़ी पार्टियां होती है, जिस राज्य में सरकार होती है, वो कोशिश ये करती है कि उसकी जो जीत का कंटिन्यूएशन है, जीत की जो निरंतरता है वो लगातार बनी रहे। जी गरिमा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। कांग्रेस पार्टी से मंजू त्रिपाठी जी हैं, पहले उनका रुख कर लेंगे। बहुत स्वागत मंजू जी आपका। मंजू जी, कांग्रेस पार्टी किसी न किसी दांव से, किसी न किसी चीज़ से बीजेपी के सामने ऐसा लगता है जैसे मैनेजमेंट में उतनी मजबूत आप नज़र नहीं आ रहे। आप कह रहे हैं कि भाई अगर चुनाव ऐसे जीतना है लोकतंत्र की हत्या करके तो फिर चुनाव का मतलब क्या है। लेकिन चुनाव तो अभी अरुण जी ने कहा ना कि जीतने के लिए ही होते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई गलत तरीका। ऑफ रिकॉर्ड तो बहुत कुछ होता है सभी दलों की ओर से। चुनाव का ऐलान होते ही लड़ने से लेकर अंतिम चरण तक क्या गलत चीज़ों का इस्तेमाल कोई भी दल नहीं करता, चाहे वो पैसों के इस्तेमाल की बात हो, शराब की बात हो, हर जगह पर हमने देखा है, चंदे की बात हो, सब जगह पर घोटाले हैं। नैतिकता तो वहीं खत्म हो जाती है। देखिए गरिमा जी, नैतिकता तो भाजपा वालों के लिए लागू ही नहीं है। आपके हर चैनल के माध्यम से मैं कहती हूँ कि इनका चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल अलग है, और ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। आज पूरे जो है, जो उत्तराखंड की जनता है, जो छोटी सरकार बनाने में जनता ने भरपूर सहयोग, मैं जनता का आभारी हूं कि उन्होंने कांग्रेस को दिया, लेकिन धोखेबाजी करना और इस तरह लोकतंत्र की हत्या करके जीतना, अपना साम दंड भेद अपना के पैसे के बल पर इस तरह से अगर जीत दाखिल करे तो वो जनता से छुपा हुआ नहीं है। जनता इनको अच्छे से समझ गए। मैं कहती हूँ कि अगर यही काम आपको ट्रिपल इंजन की सरकार दी है जनता ने, अगर यही काम आप में, यही पैसा आप महंगाई, बेरोजगारी और दूर करने के लिए यूज करें तो क्या स्थिति होगी। क्यों आपके बनाए हुए पुल रोड रह जा रहे हैं, क्यों आपकी बनाई हुई सड़कें जो है नदी में तब्दील हो जा रही हैं, उससे देहरादून अछूता नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है, राष्ट्रपति के नाक के नीचे से डकैती पड़ जाती है शहर में होते हुए। और तो और सबसे घिनौनी हरकत जो कल हुई आपने देखा है, एक दिव्यांग लड़की भी सुरक्षित नहीं है, किस तरह से उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। तो ये सब चीजें अगर आपको जनता ने चुनकर इस गद्दी पे बिठाया है, आप मुखिया हैं, आपके लोग अगर अच्छे तरफ बोलते ना, जाकी रही भावना जैसी प्रमुरत की तीन तैसी, तो अगर अपनी अच्छी भावना से आप आगे बढ़ना चाहे तो जनता भी आपका सहयोग करेगी। और आज ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को लोग, कांग्रेस नहीं, इनके धोखेबाजी को लोग थूक रहे हैं, जो ये ऐसा काम कर रहे हैं कि किस तरह से जोड़ तोड़ मरोड़ के। और जनता की कहीं गलती नहीं है, जनता भी हतप्रभ है कि क्या हो क्या रहा है। तो इस तरह के हमारे नेता राहुल गांधी जी दिन रात नहीं कह रहे हैं वोट चोरी करने का आरोप नहीं, ऐसे ही नहीं लगा रहे। हमारे यशस्वी नेता श्री प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, प्रीतम सिंह जी, सारे नेतृत्व जो है ऐसे ही थोड़ी कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं विपक्ष को और कोई काम नहीं है। किस तरह से आपने देखा है कि जब धराली में आपदा आई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कैसे दौड़ के भागे हैं और कितनी हिंड्रेंसेस आई, अपने आप उन्होंने पत्थर उठा उठा के फेंके और गए उन लोगों। और तो और
अभी मैं एक देख रही थी कि धराली में बिना डेड बॉडी के लाश जलाई जा रही है एक मजदूर की। तो ये सब कहाँ है? जनता क्या देख नहीं रही है? दोनों आंखों से देख रही है मैडम गरिमा जी। और इसका जवाब इनको मुंहतोड़ एक न एक दिन बोलते हैं भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। एक ना एक दिन ये मुंह के बल गिरेंगे। आप ठीक है, अभी सत्यवीर जी से हम जवाब लेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लौटेंगे आपके पास में, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं पंचायत चुनावों को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए सत्यवीर सिंह चौहान जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सत्यवीर जी आपका। सत्यवीर जी, चुनाव जीतने के लिए होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन नैतिकता का पाठ भी हमें बचपन से पढ़ाया जाता है। क्या चुनावों में उसे बिल्कुल भूल जाया जाता है? जनता के सामने कैसे आंख मिलाएं? बड़ी विकट स्थिति होती होगी। गरिमा जी, हमारे सामने तो किसी प्रकार, गरिमा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए सर। गरिमा जी, हमारे सामने तो किसी प्रकार की विकट स्थिति नहीं है। हमने नहीं, मतलब ये जोड़ तोड़ वाली सरकार के बाद बड़ी बातें कर रहे थे यहाँ पर, मगर हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। सत्यवीर जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? सत्यवीर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी आवाज आ रही है गरिमा जी, आपको आ रही मेरी आवाज? हाँ जी बोलिए सर प्लीज। गरिमा जी, हमारे सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने धन बल और तमाम तरह की बातें यहाँ पर कर रही थी, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता इस प्रकार की बातें करते हुए, क्योंकि इनका नैतिक चरित्र रहा है कि जब जब चुनाव आते हैं या अनैतिक कार्य करने होते हैं तब ये धन बल और इस प्रकार के अन्य हथकंडे होते हैं वो अपनाते हैं। इस चुनाव में मैडम मैं बड़े नजदीकी से देखा है, खासकर चगराता विधानसभा में मैंने भी देखा है, अपने पुत्र को केवल और केवल जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाना, उसके बाद चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह जैसे लगातार कांग्रेस का चरित्र रहा है वो प्रश्न खड़े करना और हाईकोर्ट तक जाना, और हाईकोर्ट के बाद किस प्रकार की उल्टे उल्टे पांव भाग के आना, वहां से जब हाईकोर्ट उनके एक संवैधानिक रूप से जो निर्णय सुनाता है उसके बाद वो कहीं भी किसी प्रकार का ये प्रश्न नहीं आ रहा है कि हम आरक्षण के विरुद्ध में हैं। और यही नहीं, जब ये देहरादून जिले की बात कर लेता हूं कि जब महिला आरक्षण होता है यहाँ पर ये संवैधानिक रूप से होता है, चुनाव आयोग उस पर निर्णय लेता है, उसके बाद क्या कांग्रेस के पास मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार की धन बल की बात आती है? क्या उनके पास चुनाव में कोई महिला जीत के नहीं है? कि देहरादून के अंदर केवल पुत्र मोह में अपने बेटे को केवल अध्यक्ष के रूप में स्थापित करना, यहीं तक कांग्रेस का नैतिक चरित्र दिखाता है। क्या महिला विरोध में नहीं खड़े होते हैं ये इस प्रकार से? उनके पास तमाम महिलाएं क्यों नहीं खड़े? उनको वो एक स्पष्ट जबान से कह सकते थे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मैंने आपकी सारी बातें सुनी है। मंजू जी प्लीज, हाँ ठीक है मंजू जी प्लीज, आप बाद में बोलिएगा, जब आपके पास आए आप पूरा बोलिएगा। बोलिए सत्यवीर जी आप। जहां तक पंचायत चुनाव का सवाल है, जो उसके परिणाम आए हम उसका स्वागत करते हैं, जिस प्रकार का भी परिणाम लेकिन आया, परिणामों को बदलने का ही तो प्रयास है। परिणाम आए ठीक है, लेकिन ऐन वक्त पर क्या ये जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी को लपक लेना, ये अपने आप में बड़ी बात है। कांग्रेस के खुद विधायक गए थे नामांकन में। गरिमा जी, पंचायत चुनाव में हमने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट दिया और कांग्रेस ने भी दिया, और कुछ निर्दलीय भी। अरे मेरा सवाल क्या है और आप क्या जवाब दे रहे हैं? गरिमा जी, मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। उन्होंने भी अपने प्रत्याशी अधिकृत किए, हमने भी समर्पित किया। तो आपको अपने प्रत्याशी पर कॉन्फिडेंस नहीं था क्या? इन वक्त पर टिहरी में जो करना पड़ा वो क्या आपको कमजोर नहीं करता? एक एंगल से आप देखिए उस चीज को। ठीक है, आपके इससे शायद जीत आ जाए। गरिमा जी, आप टिहरी की बात कर रहे हैं। जिस प्रत्याशी की आप बात कर रहे हो जो आज जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में सुशोभित होने जा रही है, वो किस पार्टी से उसको समर्पित बनाया था? हमारी पार्टी से ही थी वो भी, ऐसा तो है नहीं। अब कांग्रेस को अपनी हार दिख रही है तो वो एक दो वो कैंडिडेट जीत के आ गए हैं, वो हमारे प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें तो कांग्रेस को देखना चाहिए कि उनका परिवार क्यों डूब रहा है। हमारा परिवार तो बढ़ ही रहा है
और जहां तक एक और बात बताता हूं आपको मैं, मुझे लगता है कि अखबार ना पढ़ते हैं, ना अखबारों को देखते हैं, ना टीवी चैनलों को कांग्रेस के प्रवक्ता या अन्य गण देखते हैं। आज के अखबार को उठा के देख लीजिए, महंगाई की क्या स्थिति है। अरे सर, महंगाई पर चर्चा नहीं है। जो गठजोड़ आप कर रहे हैं, जो तोड़ मरोड़ आप कर रहे हैं प्रत्याशियों के साथ में, अभी अरुण जी ने तो खुलकर बोल दिया। कितनी शर्मनाक बात है कि ये चीजें कहनी पड़ रही हैं। वो पत्रकार है इसलिए बोल दिया, दलों से होते तो कोई भी नहीं बोल पाता। लाखों में बातचीत चल रही है। ये सब क्या ये चुनावों में इस प्रक्रिया से चुनाव आगे बढ़ेंगे तो कैसे फिर लोकतंत्र बचेगा? वो कोई भी दल हो, सभी दलों की ओर से वही चीजें होती हैं अलग अलग जगहों पर। ठीक है, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन आपने चुनावों में क्या किया, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? गरिमा जी एक बात, मंजू जी मैंने आपको बड़े शालीनता से सुना, आप मुझको सुन लीजिए। ठीक। गरिमा जी, जहां तक इन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया है, अरे वोट चोरी की भी नहीं, आप तो कैंडिडेट चोरी करके ले जा रहे हैं। वोट चोरी तो पहले बाद की बात हो गई। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में। और गरिमा जी, मुझे इसके साथ में खत्म कर देना। तो जहां तक वोट चोरी की बात रखी है, जो इनके नेता का, इनके जो जलवे जलाल जो नेता है, मैं स्पष्ट तौर से आपके दर्शकों के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर उनको इस पे किसी भी प्रकार की शंका है, चुनाव आयोग ने बोला है शपथ पत्र लिख के दीजिए। शपथ पत्र क्यों नहीं ले रहे हैं? ये वही स्थिति है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। मतलब किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाना केवल अपने लाभ के लिए, वो स्पष्ट इससे दिखाई देता है। ठीक है सर। अब वो आप दूसरे प्रदेशों के मुद्दे की बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं उनका, पंचायतों पर हम रहते हैं। ठीक है, लौटेंगे सत्यवीर जी, लौटेंगे आपके पास में। अध्यक्ष यूएसएम से हमारे साथ में कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। कैलाश जी, कुछ चीजें कभी भी ऑन रिकॉर्ड नहीं होती, और यही वजह है कि ना तो उनका समर्थन ऑन रिकॉर्ड हो सकता है, ना उनका विरोध ऑन रिकॉर्ड हो सकता है, और ये चीजें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। चुनावों में भी वही हो रहा है। लूप होल्स का इतना बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है कि नैतिकता और लोकतंत्र की किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस जीत हिस्से आनी चाहिए। हाँ जी, जय हिंद गरिमा जी। एक्चुअली बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। मैं एक्चुअली धराली से कल ही पहुंचा हूं, और मैं थोड़ा सा मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा समय ज़्यादा देने का प्रयास करना, ताकि मैं आपको यथास्थिति बता सकूं। रही बात टिहरी गढ़वाल पंचायत चुनाव वाली घटना से, तीन चीज़ें साफ दिखती हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की जो सरकार है, हर हाल में जीत, उसको चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हो या नियमों का उल्लंघन, इस सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टिहरी गढ़वाल की पंचायत चुनाव की घटना से साफ साफ दिखता है। इस तरह से अंतिम समय में उम्मीदवार की खरीद फरोख्त, राजनीतिक चतुराई कम और लोकतंत्र के साथ अविश्वासघात ज्यादा दिखता है, जो लोकतंत्र को बहुत कमजोर करता है। और गरिमा जी देखिए, पंचायत जो है लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, लोकतंत्र की नर्सरी है, और जब शुरुआती लेवल से इस प्रकार से, इस तरह से भ्रष्टाचार की सत्ता पहले और सिद्धांत बाद में जैसी भ्रष्ट राजनीति घुस जाएगी, तो इस देवभूमि का भविष्य क्या होगा, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सामने है। पंचायत चुनाव जनता की भागीदारी और पारदर्शिता को के प्रतीक जो होनी चाहिए थी, वो जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लोलुपता, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने इसमें जो मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे पास शब्द नहीं है इस बारे में व्यक्त करने के लिए। या आखिर ये उत्तराखंड की भोली भाली जनता के साथ विश्वासघात क्यों? भारतीय जनता पार्टी इस खरीद की सरकार से की इस खरीदारी से साफ साफ दिखता है कि जनता के वोट का कोई मूल्य नहीं है। जब पंचायत चुनाव में यह हाल है, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्या हालत होगी? अगर अभी इस प्रवृत्ति को नहीं रोका गया, तो यह लोकतंत्र को खोखला कर देगी। इसके लिए बड़े कड़े कानूनों की आवश्यकता है। आज मेरा दिल इतना दुखी हो रहा है जब मैंने ये यहाँ की घटना के बारे में सुना, टिहरी गढ़वाल की। और देखिए, इसके लिए बहुत गंभीर जो कठोर कानूनों की आवश्यकता है। नामांकन वापसी के समय सीमा के बाद किसी भी प्रत्याशी को दूसरे दल का अधिकृत उम्मीदवार घोषित करने पर रोक लेनी चाहिए। दल विरोध कानून पंचायत स्तर भी लागू हो, और ऐसे उम्मीदवार को जल्दी से जल्दी अयोग्य घोषित करना चाहिए। सभी पार्टियों को तय सीमा से पहले अपने प्रत्याशी घोषित करने और बदलने की पाबंदी होनी चाहिए। देखिए गरिमा जी, मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मुझे समय नहीं देंगे। मैं उत्तराखंड में जो आपदा आई थी यहाँ पे धराली में, वहां से आ रहा हूँ मैं 5 दिन के बाद।
28 से 30 किलोमीटर हम पैदल चल के वहां से आ रहे हैं और वहां पे हमें ग्राउंड जीरो में जाकर हमने देखा कि किसी प्रकार की कोई सुविधाएं सरकार के द्वारा नहीं की गई है। ठीक है, हाँ। फैली हुई है। प्लीज मुझे बोलने दीजिए, रिक्वेस्ट मेरी आपसे प्रार्थना है। वहां पे दुनिया त्राईमाम कर रही है, आपको तो कोई इंटरव्यू नहीं कर रहा है, जितना मेरे को इंटरव्यू किया गया इससे प्रतीत होता है भारतीय जनता पार्टी जो इस ठीक है, यानी आपके हिसाब से वहां पर ठीक तरीके से मदद नहीं पहुंचाई जा रही। देखिए अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री धाम भी लगातार लगे हुए बैठकें हो रही हैं। शायद थोड़ा वक्त और लगेगा क्योंकि एक बहुत बड़ी त्रासदी से सत्यवीर जी आप रुक जाइए, आपके पास आएंगे, अभी बाकी मेहमान भी बचे हुए ना, उनको भी जोड़ना है चर्चा में प्लीज सर। ठीक है कैलाश जी, हम अभी धराली पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लौटूंगी मैं आपके पास में। सत्यवीर जी थोड़ा शांत रहिए प्लीज थोड़ी देर के लिए। अभी राजेंद्र मिश्र जी की भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। स्वागत सर राजेंद्र जी आपका भी, क्या कहना चाहेंगे सर अभी जो पंचायत चुनावों में हो रहा है? कैलाश जी मैं लौटूंगी आपके पास में, दोबारा से आऊंगी तब आप बाकी चीजें बता सकते हैं। राजेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? कैंडिडेट्स की भी जिम्मेदारी होती है, कोई धर्म ईमान कहते हैं ना बड़ी आम भाषा में, कुछ नहीं है, लाखों में बिक रहे हैं सब। सर बोलिए। राजेंद्र जी और सत्यवीर जी प्लीज आप शांत हो जाइए। सत्यवीर जी क्या कर रहे हैं आप? राजेंद्र जी आप बोलिए अभी। सरकार की भावना स्पष्ट मत करिए, ये क्या किस प्रकार की बात कर रहे हैं? सत्यवीर जी आपको समझ में नहीं आता क्या? कैलाश जी प्लीज, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। कैलाश जी मैं आपके पास वापस से आऊंगी, आप दोबारा से अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। राजेंद्र जी के एक भी रिएक्शन नहीं आया, वो भी तो बोलने के लिए आए ना। और सत्यवीर जी आपको समझ नहीं आता क्या? बार बार आपको एक ही बात बताई जाए, प्लीज आप शांत रहिए। राजेंद्र जी आप बोलिए सर, आप शुरू करेंगे वो तभी शांत होंगे। सत्यवीर जी का ये पुराना रवैया है। गरिमा जी देखिए, अभी उत्तरकाशी की बात चल रही थी, मैं आपको उत्तराखंड के दूसरे भूभाग में लेके चलता हूँ, दूसरे छोर में लेके चलता हूँ, और सीधे मैं आपको पिथौरागढ़ के, उत्तरकाशी की बात करी तो मैं दूसरे छोर में लेके चलता हूँ, पिथौरागढ़ के जो धारचूला है, धारचूला ब्लॉक में मैं लेके चलता हूँ। वहाँ किस प्रकार से ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए बीजेपी ने क्या हथकंडे अपनाए, मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहां पर मंजुला देवी करके जो है नेपाल मूल की वो है, वे शादी उनकी धारचूला में हुई। ये आप सुन लीजिए, धारचूला जो है नेपाल में और धारचूला जो है वो उत्तराखंड में है। तो उनकी शादी हमारे उत्तराखंड धारचूला में होती है और उसके बाद वो ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी वो करती हैं। और जो हमारे जनजाति के भाई लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उनके जो आरक्षण को लेके, उनके अधिकारों के उसमें ये लेके उस पे ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी करती हैं और फर्जी तरीके से जो इनके डॉक्यूमेंट है वे तैयार किए जाते हैं। मेरा सबसे पहले निवेदन है कि इस पर जो तहसीलदार हैं, जो एसडीएम है, जो एडीएम है, डीएम है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार से लगातार जो चीजें बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कर रही है, तो ये चीजें तो नहीं होगी, हर बार आपकी नहीं चलेगी इन चीजों में। चुनाव आयोग नाम है, हाई कोर्ट नाम की भी कोई चीज है, तो ऐसा नहीं होता है। उसके बाद अब टिहरी जो चुनाव का केंद्र है, तो इसमें बात करेंगे। इसिता सजवाण जी के साथ पहले दिन वहां पर दिखते हैं कि जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, सब लोग दिखते हैं पीछे से, उनके जितने भी लोग हैं जो प्रत्याशी हैं, और वे कहती हैं कि इनका मुझे समर्थन है। हम और जो विधायक जी हैं वो कहते हैं कि हमारी अधिकृत प्रत्याशी है। लेकिन उसके अगले दिन मैं देखता हूँ कि वहां पर जो सोना सजवाण है, तो भाजपा से थी वो भाई जी। भाई साहब सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। आप गलत बोलोगे, आप गलत बोलोगे तो मैं उससे बोलूंगा। सत्यवीर जी आपको बीच में बोलना जरूरी होता है सर। देखिए आप बोल रहे थे, आपके बीच में कोई नहीं बोला ना। और मंजू जी प्लीज, मैडम मंजू जी आप लोग बोल रही थी क्या? राजेंद्र जी बोले आप लोगों के लिए इतनी 40 मिनट उन्होंने इंतजार किया ना, तो कम से कम इतनी सभ्यता रखिए कि आप लोग शांत रहिए। वो जिला पंचायत सदस्य के रूप में। राजेंद्र जी आप बोलिए। सत्यवीर जी प्लीज बार बार टिप्पणी मत कीजिए सर, बोले जल्दी कंप्लीट कीजिए आप। और उसके बाद उनको वहां पे अधिकृत प्रत्याशी बनाया जाता है। दूसरी तरफ रचना बुटोला जी जो है जिला उपाध्यक्ष पौड़ी की, पहले इससे पूर्व में थी, उनके ऊपर 1.5 करोड़ के घोटाले के आरोप है। ये चीजें साबित हुई है, उसके बाद भी उनको वहां से प्रत्याशी बनाया गया। इसके अलावा रामनगर में जो वहां से नहीं, प्रत्याशी बनाने तक तो जनता के हाथों में होता है फैसला। जनता चाहे तो वोट देकर जिताए, जनता चाहे तो हराए, लेकिन यहाँ तो जब आपस में बात आती है ना, घोटाले तो तब शुरू हो जाते हैं। खरीद फरोख्त तो यहाँ पर शुरू होती है। मेरी बात पूरी नहीं हुई।
हाँ। इसके अलावा जो संजय नेगी जी हैं रामनगर से, उनको खुलेआम धमकी दी जा रही है कि आपके जो ब्लॉक जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, आप उनको आपने कहाँ रखे हमें बताइए, इस तरीके से वो चल रहा है वहाँ पर। लाखन नेगी जो जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस से है वहाँ पे, उनको धमकी दी जा रही है, उनके स्कूल पे इन्होंने जांच बिठा दी है। तो इस प्रकार से ये चीजें सारी हो रही है। लेकिन कुछ चीजों में मुझे लगता है कि कांग्रेस भी खुल के नहीं बोल पा रही है, क्योंकि जो टिहरी वाला प्रकरण है, कांग्रेस का विरोध आज होना चाहिए था वहाँ पे, प्रदेश अध्यक्ष का विरोध होना चाहिए था, लेकिन डिबेट में मैं देख रहा हूँ आप लोग बोल तो रहे, लेकिन तो विक्रम नेगी जी जो विधायक थे, वो जब उनके पीछे थे, उन्हें भी तो एहसास होना चाहिए कि उनके साथ बीजेपी ने गलत किया, वे क्यों कुछ नहीं कह रहे। तो मुझे लगता है कि इनका कहीं हिडन समझौता, हिडन एग्रीमेंट तो कहीं ना कहीं ये हुआ है कि आपस में इनका। ठीक है, टीम बी वाली बात हो गई। ठीक है, अब हम कांग्रेस से अभी रिएक्शन लेंगे और सत्यवीर जी आपके पास भी आएंगे प्लीज। ठीक है राजेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास में, अरुण जी का रुख कर लेंगे। मंजू जी, सत्यवीर जी शांत रहिए, अरुण जी के बाद आप दोनों के पास ही आएंगे। प्लीज आप लोग बीच में मत बोला कीजिए, आप लोग वरिष्ठ हैं, उसके बावजूद इस तरीके की हरकतों की उम्मीद कैसे की जाए। अरुण जी, जब तक कांग्रेस में थे तब तक वो ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास में, हो गया अभी वक्त कम है थोड़ा सा। अरुण जी, वही चीजें जारी हैं। अभी एक बड़ी बात इन्होंने राजेंद्र जी ने कही कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कोई हिडन समझौता है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है क्या? अमूमन बड़े बड़े चुनावों में आपको कर्नाटक याद होगा, क्या स्थिति थी, मतलब ना तो विधायकों का फोन लग रहा था, ना तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार का फोन लग रहा था, पता ही नहीं था क्या होगा। कर्नाटक के चुनाव ना हो गए थे, बीरबल की खिचड़ी हो गई थी, मुझे अच्छी तरीके से वो पूरा वाकया याद है। अब पंचायतों में भी ऐसे होने लगा, आपने तो खुलकर बोल दिया था कि 25-25, 30-30 लाख की बातें चल रही हैं। देखिए गरिमा, इसलिए मैंने वो बोला कि जब हम फील्ड में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें हम लोगों के सामने आ जाती हैं। तो मुझे लगता है नहीं, वो फैक्ट भी है, वो फैक्ट भी है। आप पत्रकार हैं इसलिए आप बोलने का मादा रखते हैं, बाकी कैसे बोल सकते हैं? नहीं देखिए, हाँ। अब उससे पहले अगर आप चुनाव का परिदृश्य देखें तो निर्भीक, निडर, ईमानदार प्रत्याशी चुने, और वो जैसे ही जीतता है वो तुरंत उस लाइन में लग जाता है कटोरा लेके कि लाओ भाई मैं भी, कितने में बोली हो जाए। अरुण जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ठीक तरीके से हम तक। हाँ सत्यवीर जी, इसके बाद आती हूँ, प्लीज थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अरुण जी बोलिए आप। अरुण जी की आवाज नहीं आ रही। अरुण जी एक बार आपकी आवाज चेक कराते, प्लीज आप बोलिए। मुझे लगता है अरुण जी तक आवाज पहुंच भी नहीं रही, उनकी आवाज आ भी नहीं रही उनके पास। अरुण जी बोलिए आप एक बार प्लीज। मुझे बुला रहे हैं? हाँ जी अरुण जी, आपसे ही सवाल है, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप वापस से शुरू कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो सारे ईमानदार, निर्भीक और निडर प्रत्याशी अब आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं और कटोरा लेके लाइन पे खड़े हुए हैं कि हम भी है लाइन पे, हमें भी दे दो। तो ये देखिए, ये बिल्कुल हिडन एजेंडा है और ये हमेशा हर चुनाव में चलता है। तो राजेंद्र जी वाली बात सही है क्या? जी गरिमा कुछ कह रही थी? राजेंद्र जी वाली बात ठीक है? बहुत, राजेंद्र ने बिल्कुल ठीक बोला है। हर जगह देखिए, और दूसरी चीज वो जो हिडन एजेंडा है वो बिल्कुल है, कहीं ना कहीं जिस हिसाब से कांग्रेस को विरोध करना चाहिए था खुलकर, कांग्रेस वो विरोध नहीं कर पा रही है किसी भी सूरत में। आप लंबे समय से देखिए जिस तरह सरकार का विरोध होना चाहिए था विभिन्न मुद्दों पर, और उस मुद्दों पर कांग्रेस खुलकर नहीं आ पा रही है, ना पंचायत चुनाव को लेके, ना महंगाई को लेके, ना भ्रष्टाचार को लेके, या और तमाम चीजें हैं। कांग्रेस ये मुद्दे तो लपकने वाली बात होती है, और मुझे लगता है कि इनसे ज्यादा मुद्दे लपकने में तो यूकेडी माहिर है। आज की तारीख में यूकेडी ज्यादा मुखरता से बोल रही है इन चीजों को, लेकिन कांग्रेस को और कांग्रेस के बड़े नेताओं को अभी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार वो नहीं आ पा रहे हैं। मंजू जी सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा। हाँ प्लीज मंजू जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उससे लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कोई लंबा खेल चल रहा है, और वो खेल बस भविष्य में सामने तो आ ही जाना है। ये छोटा सा प्रदेश है, इसमें कोई चीज छुपती नहीं है, देर जरूर लगेगी लेकिन अंधेर नहीं होगा, वो सामने आ जाएगी। जी गरिमा। ठीक है सर, लौटती हूँ मैं आपके पास में। मंजू जी का ही पहले रोक कर लेते हैं, उसके बाद सत्यवीर जी, इसके बाद आपके पास ही आऊंगे। आप दोनों प्लीज अभी पहले ही बोल देती हूँ, लड़िएगा मत। मंजू जी बताइए। टीम बी होने की बात, सत्यवीर जी हम आपसे परिचित हैं। मेरे भाई छोटे ही होंगे, छोटे भाई ने अभी कहा कि ये कांग्रेस वाले अखबार नहीं पढ़ते।
भाई अखबार, मुझे लगता है आप लोग, अगर आपने अखबार पढ़ा होता तो थोड़ी संवेदनशीलता दिखाते कि कल एक दिव्यांग बच्ची के साथ, महिला हूं दर्द है, किसी की माँ हूं दर्द है, किसी की बेटी हूं दर्द है, इसलिए बार बार बोल रही हूं। तो आप अखबार, आज के अखबार को पढ़ के देख लीजिए। अगर मैं गलत हूं तो जितने मेरे प्रवक्ता भाई बैठे, कोई कह दे कि मैंने गलत कहा है। दूसरी बात, आपने कहा राहुल गांधी जी के की मुद्दा उठा के भाग जाते। भागने वाले राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी अपने पैरों की छालों की परवाह नहीं करते। हमारा नेता भागने वाला नहीं है मोदी जी की तरह कि पहलगाम में अटैक हो रहा है, लोग मर रहे हैं और वो बिहार चुनाव में भाग रहे हैं। वैसा नेता नहीं है राहुल गांधी। अब मंजू जी, अगर आप मुद्दे पर रहेंगे तो ठीक रहेगा, प्लीज मैडम, फिर मैं आपको वक्त कम दूंगी, नहीं तो मुद्दे उठाते। आप क्या सोचते हैं कि हम लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे और चुप रहेंगे हम लोग? और जहां तक किसने कहा कि कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, अरे राजेंद्र जी ने आप पर टीम बी होने का आरोप लगाया, हिडन समझौता है क्या, इस पर बताइए ना। अरुण जी ने भी उसको पुष्ट किया है, मुद्दा रखा है। तो मंजू जी आवाज मिल रही है आपको हमारी? टिहरी का अभी कह रहे हैं कि टिहरी का इसिता जो है इनकी, अरे टिहरी में देख लीजिए, इसिता का सोशल मीडिया पे सब में स्टेटमेंट सुन लीजिए। पीछे विक्रम सिंह नेगी जी जो है हमारे विधायक खड़े हुए हैं और वो कह रही है कि कांग्रेस मुझे समर्थन दे रहा है, मेरा सहयोग कर रहा है। लेकिन रातों रात खरीद फरोख्त का काम इनका करना है। इनका यही चाल चरित्र चेहरा जो है पूरे देश में, क्या विश्व में उजागर हो रहा है। ठीक है मैम, आप सवाल नहीं सुनती हैं, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। सत्यवीर जी हमारे साथ में। सत्यवीर जी, हिडन समझौता है तो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए क्यों ये इतना पैसा जनता का ही खर्च होता है? ये प्रक्रिया चलती क्यों है इतनी लंबी? देखो गरिमा जी, स्पष्ट है, चुनाव जब करवाने होते हैं तब कांग्रेस चुनाव आयोग को और सरकार को कोसती है। जब चुनाव के परिणाम आ जाते हैं तब फिर ही चुनाव आयोग और फिर सरकार को कोसती है। जिनका जनता के बीच में नाता होना चाहिए, जनता से संपर्क और संवाद होना चाहिए, वो कोसों दूर कांग्रेस से है। तो इसलिए जनता के प्रति तो वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। उनके पास बचता है चुनाव आयोग और जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में जिस प्रकार से कार्य होने चाहिए, उत्तराखंड के मानकों को रखते हुए कार्य होने चाहिए, वो कार्य धरातल पर उतर रहे। अब टिहरी का जो विषय है गरिमा जी, विषय अभी मेरे भाई जो यूकेडी के राजेंद्र बिष्ट जी है या मंजू जी है, उन्होंने रखा कि जो ईशिता का जो नाम ले रहे हैं कि हमारी प्रत्याशी थी, मैं बड़े गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, मैं उस तरह की बातें नहीं करना चाहता हूं जिस प्रकार के कांग्रेस के तमाम नेता या इनके जलवे जलाल शहनशाह और इनके पार्टी के सबसे युवा नेता और युवराज जो राहुल गांधी जी करते जिस प्रकार की बातें। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने समर्पित प्रत्याशी के रूप में जिला पंचायत के सदस्य के रूप में मैदान में उतारा। वो विजयी होके आती है, उसके बाद कांग्रेस का दिल उनके प्रति उमड़ता है। इसमें हमारा किस प्रकार, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। किसी की आवाज, जब आप सब एक साथ बोलते हैं ना तो आप लोगों की आवाज नहीं आती है, तो समय देगी। हाँ, अब वो चुनाव में विजयी होकर आती है, उसके बाद कांग्रेस वालों का दिल उनके प्रति उमड़ता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? अगर निर्दलीय भी चाहते हैं, अब कांग्रेस क्या बात है, ये चुनाव के बाद ही चाहते हैं, नतीजों के बाद ही चाहते हैं, मतलब कितना क्या ना ऑफ रिकॉर्ड चीजों का कोई उनका कोई कुछ नहीं होता। अब आप चाहे जैसे तोड़ मरोड़ कर उन चीजों को पेश कर दीजिए, कुछ भी कहते रहिए, लेकिन सर जनता मूर्ख नहीं है। ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में। राजेंद्र जी जल्दी से, आप उसके बाद कैलाश जी के पास जाएंगे। राजेंद्र जी। गरिमा जी मुझे 5 सेकंड दीजिए आप मात्र। एक मेरे भाई राजेंद्र बिष्ट जी ने एक बात और रखी, उन्होंने कहा कि भाई जिस प्रकार के सारे विषय उन्होंने धारचूला से लेके तमाम वहां तक रखे, इन सभी के लिए चुनाव आयोग है। सर देखिए, जो कारण आप तर्क आप सत्यवीर जी दे रहे हैं ना, ये कोई मतलब छोटे बच्चों को भी समझ में आता है ना? क्या आपने बिल्कुल मूर्ख समझ रखा है लोगों को? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप कह रहे हैं निर्दलीय का मन है, निर्दलीय हमारे साथ जुड़ रहा है, एंड वक्त पर जो हो रहा है टेहरी में जो आपने किया, जनता पागल है। राजेंद्र जी बोलिए आप। अब सर सत्यवीर जी रुकेगा, आप बोल चुके। 5 सेकंड तो दे दीजिए सर हो गए 5, क्या मैंने 50 सेकंड आपको दिए। राजेंद्र जी बोलिए, जल्दी बोलिए, लौटेंगे आपके पास में। हाँ अभी वापस से आऊंगी। सत्यवीर जी हो गया, प्लीज चुप रहिए। राजेंद्र जी जल्दी बोलिए, वक्त कम है। आग्रह कर रहा हूँ आपसे, 5 सेकंड दे दीजिए मुझे। राजेंद्र जी बोलिए आप। 5 सेकंड आग्रह कर रहा हूँ आप। हाँ
अरे सत्यवीर जी प्लीज सर शांत हो जाइए। राजेंद्र जी आप बोलिए। सत्यवीर जी प्लीज, बस आपकी यही चीज नहीं समझ में आती है। राजेंद्र जी आप बोलिए सर। जी निश्चित तौर पे मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। मैंने कहा जिस प्रकार से टिहरी में दिखा, अभी मैंने आपको उत्तरकाशी में आपने देखा किस प्रकार से वहां पे हुआ, तो निश्चित तौर पे सोना सजवाण जी की बात आपने करी। सोना सजवाण जी का नाम 3 जगह है, 3 जगह उनका नाम था, लेकिन उसके बाद भी फिर भी उनका कुछ वो नहीं हुआ, उसके बाद भी वो चुनाव लड़ी। तो दूसरी बात, जनता जो है, जनता को चेहरे पे वोट देती है और प्रत्याशी को वोट देती है, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने खरीद फरोख्त की राजनीति करके, और ये कांग्रेस के समय से प्रचलन चलता रहा है, ये संस्कृति इन्होंने चलाई है और इसको आगे जारी रखने का कार्य बीजेपी कर रही है। कोई 10 लाख, कोई 30 लाख, कोई 50, 1 करोड़ हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, कहां से पैसे देंगे? माहौल खराब कर रहे हैं। तो इसके निश्चित रूप से आने वाले समय में गरिमा जी मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि यह माहौल इतना खराब होने वाला है, अगर किसी ने किसी को वोट नहीं दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष बाई चांस वो रहे या बनते बनते, तो मुझे लगता है कि जिसने वोट नहीं दिया उसके खिलाफ वो कुछ भी कर सकता है, उसको जान से मार भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले तो ये बंधक बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर बाई चांस कोई वोट नहीं देता है, कोई वीडियो थैलीसैंण में आपदा ही है, देख लीजिए, कोई वहां पे नेपाल में मिल रहे हो, नेपाल में डांस कर रहे हैं। उत्तरकाशी में इतना बड़ा हादसा हुआ, वहां पे दीपक बिजलवाण जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है, महेंद्र भट्ट जी अपना जो अपना इलाका है, अपना इनका क्षेत्र जहाँ से आते हैं, वहां तो बचा नहीं पाए, और यहाँ पर उत्तरकाशी से उनको जोड़ दिया, जबकि सारे उत्तरकाशी के भाई हमारे पास। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में। राजेंद्र जी, कैलाश जी को। सत्यवीर जी प्लीज सर, आपको बार बार बताया जाए कि बीच में नहीं बोलना होता है सर, करके ये बात कही उन्होंने, खुलेआम ये बात कही। ठीक है राजेंद्र जी, लौटेंगे आपके पास में। कैलाश जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए। जैसे आप सबको इतने ध्यान से सुनते हैं तो मुझे सर प्लीज, आपका हमेशा का रवैया है, आप डिबेट को खराब करते हैं। बीच में जब आप बोलते हैं ना, सबका समय बेकार जाता है। ये मेहमान बैठने नहीं आते, ये भी बोलने आते हैं ना, सिर्फ आपको बोलने के लिए थोड़ी बुलाया जाता है। मैं भी गरिमा जी बोलने ही आता हूं। तो अब शांत रहिए, आपके पास में 2 बार आ चुकी हूँ ना, जो सवाल करती हूँ उनका जवाब देना नहीं होता, इधर उधर की बातें करनी होती है आपको। तब अब प्लीज चुप रहिए। कैलाश जी आप बोलिए, प्लीज चुप रहिए सर, प्लीज। कैलाश जी आप बोलिए। राजेंद्र बिस्सी को 7 मिनट सुना, मेरे को 30 सेकंड में रोक देते। हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। अब मुझे भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं सिर्फ नाम को ना सत्यवीर जी प्लीज आप शांत रहिए सर, आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको कितना वक्त दिया जाएगा। कैलाश जी आप बोलिए। आप मतलब क्लोजिंग टाइम पे भी ना आप सिर्फ यही करते हैं, आप एक फैक्ट पर जवाब नहीं देते, ये सबसे घटिया चीज है आपकी। सॉरी सर, प्लीज शांत रहिए आप। बताइए, चुनाव पे डिबेट है, थराली में डिबेट नहीं है। कैलाश जी आप बोलिए। थराली में क्या नहीं पहुंच रहा है, थराली में कैलाश जी आप। सत्यवीर जी इससे ज्यादा गलत बात कोई हो नहीं सकती। आप अपनी पार्टी के समर्थन में पक्ष नहीं रखते, बल्कि अपनी पार्टी का ये दिखाते हैं कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पार्टी की खराब चीजों को। सर प्लीज सत्यवीर जी को म्यूट कर दीजिए पहले तो। सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बारे में कुछ नहीं। सत्यवीर जी आपको समझ में नहीं आता, सत्यवीर जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। कैलाश जी आप बोले। सत्यवीर जी तमीज से बैठना है तो बैठिए, नहीं तो जाइए। क्लोजिंग टाइम पर भी आपको सिर्फ यही करना होता है। कैलाश जी आप बोलिए। कैलाश जी बोलिए, आपको सुनाई दे रहा है? जी मैम जी, प्लीज मैं ये बोल रहा हूँ मैडम कि देखिए, कहीं ना कहीं इस प्रकार की खरीद फरोख्त जो अगर नर्सरी लेवल जो पंचायत में अगर इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार के उस शुरुआती पल में अगर एक फर्स्ट सिस्टम में भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो आगे हमारे उत्तराखंड का भविष्य होगा क्या? आप देखिए, जहां भी इनकी इस चीज को मान्य बताओ तो कहां है भ्रष्टाचार, दिखाओ भ्रष्टाचार। ठीक है सर। सत्यवीर जी मतलब आप समझ नहीं आता कि आखिर क्यों प्रवक्ता जब फैक्ट पर सवाल किया जाता है तो मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते, लेकिन जब डिबेट डिस्टर्ब करने की बारी आती है तो कुछ प्रवक्ता इसमें माहिर नजर आते हैं, और आज सत्यवीर जी भी वही करते हुए नजर आए हैं। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।